दिल्ली, वो शहर जहां लाखों सपने हर साल यूपीएससी की किताबों में दबकर जागते हैं। दिन में लाइब्रेरी की खामोशी, रात में कमरे की पीली रोशनी, और उन्हीं कमरों के अंदर पलती है ऐसी कहानियां जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन सितंबर 2025 की एक रात दिल्ली के तिमारपुर इलाके में एक फ्लैट से उठती जलने की बदबू ने पुलिस को ऐसी सच्चाई तक पहुंचा दिया जिसने पूरे शहर को हिला दिया। कमरे के अंदर एक जली हुई लाश पड़ी थी। दीवारों पर धुएं के निशान थे। गैस लीक और हादसे की कहानी बनाई गई थी। लेकिन पुलिस को कुछ अजीब लगा, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ आग नहीं लगी थी। वहां किसी ने बहुत सोच समझकर मौत को हादसा बनाने की कोशिश की थी। और जब इस केस की परतें खुलनी शुरू हुई तो सामने आया प्यार, धोखा, प्राइवेट वीडियो, जुनून और ऐसा खौफनाक प्लान जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। यह कहानी है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की, जो अपने भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में रहने वाला 32 वर्षीय रामकेश मीणा उन लाखों युवाओं में से एक था जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। राजस्थान से दिल्ली आए रामकेश की जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगती थी। पढ़ाई, लाइब्रेरी, भविष्य के सपने और एक रिलेशनशिप, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसके करीबी लोगों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से उसकी निजी जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा था। वो अपनी लिव इन पार्टनर अमृता चौहान के साथ रह रहा था। अमृता पढ़ी लिखी लड़की थी और फॉरेंसिक साइंस से जुड़ी पढ़ाई कर चुकी थी। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे रिश्ते में बदली और फिर वे साथ रहने लगे। शुरुआत में सब सामान्य दिखाई देता था, लेकिन समय के साथ रिश्ते में शक, झगड़े और निजी बातों को लेकर तनाव बढ़ता गया। पुलिस जांच में बाद में जो बातें सामने आई, उन्होंने पूरे केस को और ज्यादा खौफनाक बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामकेश और अमृता के बीच कुछ निजी वीडियो और डेटा को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। बताया गया कि अमृता चाहती थी कि कुछ प्राइवेट वीडियोस और डिजिटल फाइल्स पूरी तरह डिलीट कर दिए जाए, लेकिन इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होती थी। धीरे धीरे ये बहसें इतनी बढ़ गई कि रिश्ता अंदर ही अंदर टूटने लगा। लेकिन बाहर से देखने वाले लोगों को अभी भी यही लगता था कि दोनों एक सामान्य कपल की तरह जिंदगी जी रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके फ्लैट के अंदर एक ऐसा प्लान तैयार हो रहा है जो कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस की सबसे चर्चित जांचों में शामिल होने वाला था। पुलिस के अनुसार अमृता का संपर्क अपने एक्स बॉयफ्रेंड से फिर बढ़ने लगा था। बातचीत लगातार होने लगी। कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स बाद में जांच का हिस्सा बने। इसी दौरान एक तीसरा व्यक्ति भी इस कहानी में शामिल हुआ, जो दोनों का जानकार बताया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी समय हत्या की साजिश तैयार हुई। प्लान सिर्फ हत्या का नहीं था, प्लान ऐसा क्राइम सीन बनाने का था जिससे सब कुछ हादसा लगे। ऐसा लगे जैसे गैस सिलेंडर या आग लगने से मौत हुई हो। यही वो हिस्सा था जिसने पुलिस को बाद में सबसे ज्यादा चौंकाया, क्योंकि पूरे कमरे को इस तरह तैयार किया गया था कि पहली नजर में कोई भी उसे एक्सीडेंट समझे। 23 सितंबर 2025 की रात दिल्ली के उस फ्लैट में क्या हुआ, इसका सच पुलिस को बाद में सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक एविडेंस से जोड़ना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात फ्लैट में मौजूद लोगों के बीच बहस हुई थी। पड़ोसियों ने भी हल्की आवाजें सुनने की बात कही, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दिल्ली के अपार्टमेंट्स में लड़ाई झगड़े और ऊंची आवाजें आम बात मानी जाती है। रात धीरे धीरे बीतती रही। बाहर सड़कें शांत हो रही थी, लेकिन उस फ्लैट के अंदर हालात बेहद खतरनाक दिशा में बढ़ चुके थे। जांच के अनुसार उसी रात रामकेश की हत्या की गई। पुलिस का दावा था कि पहले उसका गला घोंटा गया। हत्या इतनी तेजी और प्लानिंग के साथ की गई कि विक्टिम को बचने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद शुरू हुआ
उस पूरे सीन को हादसे जैसा दिखाने का काम। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरे में ही तेल और शराब जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया ताकि आग तेजी से फैले। फिर शरीर को जलाने की कोशिश की गई। कमरे के अंदर गैस सिलेंडर और दूसरी चीजों को इस तरह छोड़ा गया कि पहली नजर में पूरा मामला गैस हादसा लगे। आरोपी शायद यही सोच रहे थे कि आग सबूत खत्म कर देगी और पुलिस इसे एक्सीडेंटल डेथ मान लेगी। लेकिन क्राइम्स अक्सर वही गलती कर देते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनका प्लान सबसे मजबूत है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरुआती दृश्य जरूर हादसे जैसा लग रहा था, लेकिन कई बातें मेल नहीं खा रही थी। कमरे में जलने के निशान थे, लेकिन आग का पैटर्न सामान्य ब्लास्ट जैसा नहीं था। कुछ हिस्सों में आग ज्यादा थी और कुछ जगह लगभग सुरक्षित थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जब बॉडी की हालत देखी तो उन्हें शक हुआ कि मौत आग लगने से पहले हो चुकी थी। यही वो पल था जहां से पूरा केस बदलने लगा। इसके बाद पुलिस ने फ्लैट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। धीरे धीरे कुछ चेहरे सामने आए। कुछ लोगों की एंट्री और एग्जिट टाइमिंग संदिग्ध लगी। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुई और फिर पुलिस की नजर सीधे अमृता चौहान पर जाकर टिक गई। शुरुआती पूछताछ में उसके बयान बार बार बदल रहे थे। कभी वो हादसा बता रही थी, कभी कह रही थी कि उसे कुछ पता नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को लग चुका था कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे पुलिस को इस केस में प्लानिंग का लेवल समझ आने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों ने हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की थी। डिजिटल डिवाइसेस, हार्ड डिस्क और फाइल्स को लेकर भी पुलिस ने जांच शुरू की। यही वो एंगल था जिसने मोटिव को और मजबूत किया। पुलिस के अनुसार निजी वीडियो और डेटा को लेकर चल रहा विवाद इस क्राइम की बड़ी वजह बना। लेकिन अब सवाल सिर्फ मोटिव का नहीं था। सवाल यह था कि क्या यह हत्या अचानक गुस्से में हुई थी या पहले से पूरी तैयारी के साथ की गई थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जब पूरे कमरे का रिकंस्ट्रक्शन किया तो कई शॉकिंग डिटेल्स सामने आई। कमरे में मौजूद चीजों की पोजीशनिंग, बॉडी की हालत, आग के फैलने का तरीका, सब कुछ इशारा कर रहा था कि किसी ने बहुत सोच समझकर इस क्राइम सीन को बनाया था। इन्वेस्टिगेटर्स इस बात से भी हैरान थे कि आरोपी फॉरेंसिक मेथड्स को लेकर काफी अवेयर दिखाई दे रहे थे। यही वजह थी कि शुरुआत में सीन देखकर कंफ्यूजन पैदा हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी और लगातार पूछताछ ने धीरे धीरे सच्चाई बाहर निकालनी शुरू कर दी। इस केस ने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर तेजी से जगह बना ली। यूपीएससी एस्पिरेंट मर्डर, लिव इन पार्टनर कंस्पिरेसी, गैस लीक मर्डर मिस्ट्री जैसे शब्द हर जगह दिखाई देने लगे। लोगों के लिए यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये भरोसे, रिश्तों और ऑब्सेशन की ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसमें हर नई जानकारी पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस इंसान के साथ विक्टिम अपना भविष्य देख रहा था, उसी पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगेगा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि पुलिस पूछताछ में जो खुलासे होने वाले थे वे इस केस को एक साधारण मर्डर मिस्ट्री से कहीं ज्यादा खौफनाक बनाने वाले थे। पुलिस को अब लगभग यकीन हो चुका था कि तिमारपुर के उस फ्लैट में जो कुछ हुआ वो कोई हादसा नहीं बल्कि बेहद सोच समझ कर की गई हत्या थी। लेकिन किसी भी मर्डर केस में शक और सबूत के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसी कड़ी चाहिए थी जो सीधे आरोपियों को क्राइम सीन से जोड़ सके। इसी वजह से जांच का पूरा फोकस अब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक एनालिसिस पर चला गया। जैसे जैसे डिजिटल सबूत इकट्ठे होने लगे, पुलिस के सामने उस रात की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती चली गई। फ्लैट के आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को कुछ ऐसे मोमेंट्स मिले जिनमें संदिग्ध लोगों की आवाजाही दिखाई दे रही थी। टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल बन गई थी। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस रात फ्लैट में कौन कौन आया था।
कितनी देर रुका और फिर कब निकला। इसी दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को अमृता चौहान के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम बार बार सामने आता दिखाई दिया। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि घटना से पहले दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। कई कॉल्स देर रात तक चली थी। यही नहीं, पुलिस को यह भी शक हुआ कि मर्डर से पहले प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में अमृता बेहद शांत रहने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन पुलिस को उसके बिहेवियर में कई इनकंसिस्टेंसीज दिखाई दी। एक बयान में वो कहती कि वो कमरे में नहीं थी, दूसरे बयान में उसकी बात बदल जाती। इन्वेस्टिगेटर्स को सबसे ज्यादा शक तब हुआ जब उसने घटना के सीक्वेंस को लेकर अलग अलग वर्जन्स देने शुरू किए। अनुभवी ऑफिसर्स जानते थे कि किसी हादसे का शिकार इंसान अक्सर डिटेल्स भूल सकता है, लेकिन कहानी बदलना अलग बात होती है। उधर फॉरेंसिक टीम ने जली हुई बॉडी की जांच शुरू की। शुरुआती रिपोर्ट्स में ही संकेत मिलने लगे थे कि विक्टिम की मौत आग लगने से पहले हो चुकी थी। बॉडी पर मिले कुछ निशानों ने इन्वेस्टिगेटर्स को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि पहले स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंटने की कोशिश हुई थी। इसके बाद शरीर को जलाया गया ताकि असली कारण छुपाया जा सके। यही वो मोड़ था जिसने पूरे केस को ऑफिशियली मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। पुलिस ने जब फ्लैट के अंदर मौजूद सामान की बारीकी से जांच की तो कई बातें असामान्य लगी। कमरे में कुछ जगह आग बहुत ज्यादा फैली थी, जबकि कुछ हिस्से लगभग सुरक्षित थे। गैस हादसों में अक्सर ब्लास्ट पैटर्न अलग होता है, लेकिन यहां सीन कुछ और कहानी बता रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि एक्सेलरेंट्स यानी आग तेजी से फैलाने वाली चीजों का इस्तेमाल किया गया था। बाद में रिपोर्ट्स में सामने आया कि घी, तेल और शराब जैसी चीजें इस्तेमाल की गई थी ताकि बॉडी जल्दी जल जाए और एविडेंस खत्म हो जाए। लेकिन यही कोशिश आरोपियों के खिलाफ सबसे बड़ा शक भी बन गई। जैसे जैसे पुलिस दबाव बढ़ाती गई, वैसे वैसे अमृता के करीबियों और जानकारों से पूछताछ शुरू हुई। पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से फ्लैट में अक्सर झगड़े की आवाजें सुनाई देती थी। कभी देर रात बहस होती, कभी दरवाजे जोर से बंद होने की आवाजें आती। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि मामला इतनी खतरनाक दिशा में जा सकता है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि रामकेश पिछले दिनों काफी तनाव में दिखाई देता था। वो पहले की तुलना में कम लोगों से मिल रहा था और कई बार परेशान नजर आता था। जांच के दौरान पुलिस को डिजिटल एविडेंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार प्राइवेट वीडियोस और हार्ड डिस्क को लेकर चल रहा विवाद इस केस का मुख्य मोटिव माना गया। इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि विक्टिम के पास कुछ ऐसा डिजिटल मटेरियल था जिसे लेकर रिश्ते में लगातार तनाव बढ़ रहा था। इसी वजह से पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच शुरू की। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, स्टोरेज डिवाइसेस और डिलीटेड फाइल्स तक रिकवर करने की कोशिश की गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये पता लगाने में जुट गए कि घटना से पहले और बाद में किन डिवाइसेस को एक्सेस किया गया था। इसी दौरान पुलिस की पूछताछ और सख्त हो गई। अब इन्वेस्टिगेटर्स अलग अलग आरोपियों से अलग अलग सवाल पूछ रहे थे ताकि उनके बयानों में विरोधाभास पकड़ा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान कहानी टूटने लगी। पुलिस को शक था कि हत्या अचानक गुस्से में नहीं हुई, बल्कि पहले से प्लानिंग के साथ की गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ये समझना चाहते थे कि क्या मर्डर का तरीका पहले से तय था, क्या गैस लीक वाला सीन पहले से प्लान किया गया था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरोपियों को भरोसा था कि आग सबूत मिटा देगी। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जब मोबाइल लोकेशन डेटा को सीसीटीवी टाइमिंग्स के साथ मैच किया तो कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आई। कुछ आरोपी घटना के समय उसी इलाके में मौजूद पाए गए। इसके अलावा घटना के बाद की उनकी एक्टिविटीज भी पुलिस को सस्पिशियस लगी। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी देखा कि मर्डर के बाद कुछ लोगों ने एक दूसरे से लगातार संपर्क किया था। यही डिजिटल ट्रेल अब पुलिस के लिए सबसे मजबूत हथियार बनती जा रही थी।
मीडिया में भी इस केस की कवरेज लगातार बढ़ रही थी। न्यूज चैनल्स इस मर्डर मिस्ट्री को दिल्ली का गैस कांड, लिव इन मर्डर कंस्पिरेसी और फॉरेंसिक स्टूडेंट मर्डर केस जैसे नामों से दिखाने लगे थे। सोशल मीडिया पर लोग शॉक थे कि कोई इंसान इतनी प्लानिंग के साथ अपने ही पार्टनर की हत्या कैसे कर सकता है। कई लोग इस बात पर भी हैरान थे कि क्राइम सीन को हादसा दिखाने के लिए इतनी बारीकी से काम किया गया। लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना था कि कोई भी अपराध पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। कहीं न कहीं कोई गलती रही जाती है और यही गलती आखिरकार आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता बनती है। जांच के दौरान एक और बात ने पुलिस का ध्यान खींचा। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि आरोपी लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस के पास कितनी जानकारी पहुंच चुकी है। पूछताछ के दौरान नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी। कई बार सवालों के जवाब देने में देरी होती, कई बार बातें घुमाई जाती। लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस और डिजिटल रिकॉर्ड्स की वजह से पुलिस का कॉन्फिडेंस लगातार मजबूत होता जा रहा था। फिर वो पल आया जब पुलिस ने आरोपियों के सामने कई टेक्निकल एविडेंसेस रखे। कॉल टाइमिंग्स, लोकेशन डेटा, सीसीटीवी स्नैपशॉट्स और फॉरेंसिक फाइंडिंग्स, इन सब ने कहानी का ऐसा ढांचा तैयार कर दिया था जिसे अब झुठलाना आसान नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स को अब समझ आने लगा था कि हत्या के बाद पैनिक में कई गलतियां हुई थी। बॉडी जलाने की कोशिश की गई, सीन मैनिपुलेट किया गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उन झूठी परतों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया था। रामकेश मीणा का परिवार इस पूरे घटनाक्रम से टूट चुका था। राजस्थान में रहने वाले उसके परिवार को शुरुआत में बताया गया था कि आग लगने से मौत हुई है, लेकिन जैसे जैसे मर्डर कॉन्स्पिरेसी की खबरें सामने आने लगी, परिवार के लिए यह सदमा और बड़ा होता गया। उनका बेटा, जो यूपीएससी का सपना लेकर दिल्ली आया था, अब देश भर की हेडलाइंस में एक मर्डर विक्टिम बन चुका था। उधर दिल्ली पुलिस को लग रहा था कि केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक मर्डर सिर्फ एक इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं था। इसके पीछे डर, सीक्रेट्स और एविडेंस खत्म करने की कोशिश जुड़ी हुई थी। और अब पुलिस उस सच के बेहद करीब पहुंच चुकी थी जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा भयावह बनाने वाला था। दिल्ली पुलिस की जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ शक नहीं बल्कि घटनाओं की पूरी चेन सामने आने लगी थी। इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ गया था कि यह मर्डर किसी एक पल के गुस्से का नतीजा नहीं था। यह ऐसा क्राइम था जिसमें पहले से सोचा गया, रोल्स तय किए गए और फिर पूरे सीन को हादसा दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी और हर नए सवाल के साथ कहानी की नई परत खुल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने जब आरोपियों के मोबाइल फोन्स और चैट्स की गहराई से जांच की तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। घटना से पहले लगातार बातचीत हुई थी, कुछ चैट्स डिलीट की गई थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कई डिजिटल ट्रेसेस रिकवर करने शुरू कर दिए। यही वो हिस्सा था जहां टेक्नोलॉजी ने केस को नई दिशा दी। इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि मर्डर के बाद एविडेंस खत्म करने की भी प्लानिंग की गई थी। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डेटा स्टोरेज पर पुलिस का फोकस लगातार बढ़ता गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी समझ आने लगा कि रामकेश और अमृता के रिश्ते में सिर्फ सामान्य झगड़े नहीं थे, मामला अब ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटी और फियर तक पहुंच चुका था। रिपोर्ट्स में सामने आया कि प्राइवेट वीडियोस और डिजिटल फाइल्स को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार यही डर आरोपियों के दिमाग में सबसे बड़ा कारण बन गया। उन्हें लगता था कि अगर ये डेटा बाहर आया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। पुलिस इसी एंगल को मोटिव के रूप में देख रही थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक मर्डर के बाद जिस तरीके से क्राइम सीन तैयार किया गया वो काफी कैलकुलेटेड था। कमरे में आग लगाने की कोशिश सिर्फ बॉडी जलाने के लिए नहीं थी, बल्कि फॉरेंसिक एविडेंस खत्म करने के लिए भी थी। पुलिस को शक था कि आरोपियों को यह भरोसा था कि जलने के बाद मौत का असली कारण छिप जाएगा, लेकिन फॉरेंसिक
साइंस कई बार उन सच्चाइयों को भी बाहर निकाल देती है जिन्हें अपराधी हमेशा के लिए मिटा हुआ समझते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बॉडी और कमरे के अंदर मौजूद हर चीज की माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जांच शुरू की। बर्न पैटर्न्स, स्मोक मार्क्स, बॉडी पोजीशन, एयर फ्लो और केमिकल ट्रेसेस, हर चीज को एनालाइज किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सपर्ट्स को ये साफ संकेत मिले कि आग बाद में लगाई गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसका मतलब साफ था मौत पहले हो चुकी थी और बाद में सीन मैनिपुलेट किया गया। इसी बीच पुलिस ने आरोपियों की मूवमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेटर्स ये जानना चाहते थे कि मर्डर के बाद किसने क्या किया, कौन कहा गया, किसने किससे बात की, किसने सीन साफ करने की कोशिश की। इसी रिकंस्ट्रक्शन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे गैप्स मिले जिनका जवाब आरोपियों के पास नहीं था। यही गैप्स अब उन्हें सीधे कॉन्स्पिरेसी की तरफ ले जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों की कहानियां बार बार बदल रही थी। कभी कहा जाता कि सब अचानक हुआ, कभी कहा जाता कि आग खुद लगी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स लगातार उन दावों को कमजोर कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार किसी भी प्लान्ड क्राइम में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अपराधी झूठ को लगातार एक जैसा नहीं रख पाते। समय के साथ कॉन्ट्रडिक्शंस सामने आने लगते हैं और यही कॉन्ट्रडिक्शंस इस केस में भी दिखाई देने लगे थे। क्राइम ब्रांच की टीम अब इस पॉसिबिलिटी पर भी काम कर रही थी कि मर्डर के बाद एविडेंस हटाने की कोशिश की गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सीजर में लिया। हार्ड डिस्क्स, मोबाइल डिवाइसेस और स्टोरेज ड्राइव्स की डिटेल्ड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन शुरू हुई। पुलिस ये जानना चाहती थी कि क्या किसी डेटा को डिलीट किया गया था, क्या किसी फाइल को हटाने या छुपाने की कोशिश हुई थी। यही डिजिटल ट्रेल अब इस केस की बैकबोन बन चुकी थी। उधर मीडिया में ये मामला और ज्यादा सेंसेशनल होता जा रहा था। हर दिन नए खुलासे हेडलाइंस बन रहे थे। लोग इस बात से शॉक थे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो प्रशासनिक सेवा का सपना देख रहा था, उसकी जिंदगी इतनी भयावह साजिश में खत्म हो गई। न्यूज डिबेट्स में लिव इन रिलेशनशिप्स, प्राइवेसी, डिजिटल ब्लैकमेल और ऑब्सेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होने लगी। लेकिन विक्टिम का परिवार इन सब के बीच सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। रामकेश के परिवार वालों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें शुरुआत में हादसे की बात बताई गई थी, लेकिन बाद में जब मर्डर कंस्पिरेसी सामने आई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उनका कहना था कि रामकेश पढ़ाई में लगा रहने वाला शांत स्वभाव का इंसान था। वो अपने भविष्य को लेकर गंभीर था और सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देखता था। परिवार के लिए यह समझना मुश्किल था कि उसकी जिंदगी इतनी क्रूर तरीके से खत्म कर दी जाएगी। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि मर्डर के बाद आरोपियों ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की थी। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार कई बार अपराधी क्राइम के बाद ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन अंदर का प्रेशर धीरे धीरे उन्हें तोड़ने लगता है। इस केस में भी पूछताछ आगे बढ़ने के साथ नर्वसनेस बढ़ती दिखाई देने लगी। कई सवालों पर लंबे पॉजेज आने लगे, कुछ जवाब अधूरे रहने लगे और पुलिस को लगने लगा कि सच अब ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच इन्वेस्टिगेटर्स ने उस रात के टाइमलाइन को मिनट द मिनट तैयार करना शुरू किया। किस समय बहस हुई, कब मर्डर हुआ, कब बॉडी को जलाने की कोशिश की गई, कब सस्पेक्ट्स फ्लैट से बाहर निकले। ये पूरा सीक्वेंस अब केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक टाइमलाइन इतनी महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इससे यह साबित किया जा सकता था कि पूरी घटना अचानक नहीं हुई थी। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर यह सामान्य गैस एक्सीडेंट होता तो ब्लास्ट और फायर पैटर्न अलग होता, लेकिन यहां आग का फैलाव कंट्रोल दिखाई दे रहा था। कुछ चीजों को जानबूझकर इग्नाइट किया गया था। यही ऑब्जर्वेशन प्रोसिक्यूशन के लिए बाद में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। जांच टीम को अब भरोसा होने लगा था
कि उनके पास आरोपियों को कंस्पिरेसी से जोड़ने के लिए पर्याप्त मटेरियल मौजूद है, लेकिन उन्हें अभी भी पूरी कहानी का वो हिस्सा चाहिए था जो मोटिव, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को एक साथ जोड़ सके। इसी वजह से पूछताछ का दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा था। पुलिस ये समझना चाहती थी कि आखिर उस रात आखिरी बहस किस बात पर हुई थी। क्या मर्डर पहले से तय था या बहस अचानक हिंसा में बदल गई? और क्या क्राइम सीन को हादसा दिखाने का आइडिया पहले से तैयार था? दिल्ली की उस रात में शुरू हुआ ये केस अब सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं रह गया था। ये एक ऐसी कहानी बन चुका था जिसमें प्यार, डर, सीक्रेट्स, टेक्नोलॉजी और बिट्रेयल सब एक साथ जुड़ चुके थे। लेकिन सबसे भयावह सच अभी भी बाकी था, क्योंकि पुलिस को अब उन पलों की तलाश थी जब हत्या का फैसला वास्तव में लिया गया था। दिल्ली पुलिस अब इस केस के उस अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी जहां लगभग हर सबूत एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने अब सिर्फ अलग-अलग घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी की तस्वीर बन चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, फॉरेंसिक एनालिसिस, कॉल रिकॉर्ड्स और पूछताछ, इन सब ने मिलकर उस रात का सच धीरे धीरे साफ कर दिया था। पुलिस को विश्वास हो गया था कि रामकेश मीणा की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी, जिसे आग और गैस लीक की कहानी के पीछे छिपाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दबाव और लगातार सामने आते डिजिटल सबूतों के बाद पुलिस ने अमृता चौहान, उसके एक्स बॉयफ्रेंड और एक अन्य आरोपी को कंस्पिरेसी में शामिल मानते हुए कार्रवाई तेज कर दी। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि मर्डर के बाद आरोपियों ने सीन को एक्सीडेंट जैसा दिखाने की हर संभव कोशिश की थी। बॉडी को जलाया गया, कमरे में ऐसा माहौल बनाया गया जिससे लगे कि आग अचानक लगी होगी। लेकिन फॉरेंसिक साइंस ने उन झूठी परतों को धीरे धीरे हटा दिया। क्राइम ब्रांच अधिकारियों के अनुसार इस केस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डिजिटल एविडेंस ने निभाई। अगर सिर्फ जला हुआ कमरा देखा जाता तो संभव था कि मामला एक्सीडेंटल डेथ मान लिया जाता, लेकिन सीसीटीवी टाइमिंग्स, लगातार हुई कॉल्स, सस्पेक्ट्स की लोकेशन और फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ने कहानी को पूरी तरह बदल दिया। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी लगा कि आरोपियों को भरोसा था कि आग सबूत खत्म कर देगी। शायद उन्हें लगा कि जलने के बाद मौत का असली कारण कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन शरीर और कमरे के अंदर मौजूद कई संकेतों ने पुलिस को शुरुआत से ही सतर्क कर दिया था। जांच में सामने आया कि मर्डर के पीछे चल रहा तनाव लंबे समय से बढ़ रहा था। रिश्ते में ट्रस्ट खत्म हो चुका था। प्राइवेट वीडियोस और डिजिटल फाइल्स को लेकर विवाद इतना गंभीर हो गया था कि मामला हिंसा तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने डर, गुस्से और एक्सपोजर के भय में ऐसा कदम उठाया जिसने एक इंसान की जिंदगी खत्म कर दी। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार हत्या के बाद पैनिक में कई गलतियां भी हुई। सीन मैनिपुलेट किया गया, लेकिन हर डिटेल पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो सकी। यही छोटी छोटी चीजें बाद में पुलिस केस की सबसे बड़ी ताकत बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने जब पूरे घटनाक्रम को अदालत के सामने रखने की तैयारी शुरू की, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की फाइंडिंग्स बेहद अहम मानी गई। बॉडी एग्जामिनेशन, बर्न पैटर्न एनालिसिस और सीन रिकंस्ट्रक्शन ने प्रोसिक्यूशन की थियोरी को मजबूत किया। इन्वेस्टिगेटर्स का दावा था कि स्ट्रैंगुलेशन के संकेत साफ थे और आग बाद में लगाई गई थी। यही वो बिंदु था जिसने एक्सीडेंटल डेथ की संभावना लगभग खत्म कर दी। मीडिया में यह मामला लगातार हेडलाइन बना रहा। लोग इस केस को सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि मॉडर्न रिलेशनशिप्स और डिजिटल सीक्रेट्स की खतरनाक कहानी के रूप में देखने लगे। सोशल मीडिया पर बहस होने लगी कि टेक्नोलॉजी और प्राइवेट डेटा किस तरह लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच सबसे बड़ी सच्चाई यही थी कि एक इंसान जो अपने सपनों के लिए दिल्ली आया था, अब सिर्फ क्राइम रिपोर्ट्स और न्यूज डिबेट्स का हिस्सा बनकर रह गया था। रामकेश मीणा के परिवार के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनका बेटा, जिसने यूपीएससी का सपना देखा था,
जिसने शायद एक स्टेबल फ्यूचर की उम्मीद की थी। उसकी जिंदगी अचानक ऐसी साजिश में खत्म हो गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परिवार बार बार यही कह रहा था कि उन्हें न्याय चाहिए। वे ये समझना चाहते थे कि आखिर एक रिश्ते में इतना जहर कैसे भर गया कि बात हत्या तक पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस केस ने एक और बात साफ कर दी। कोई भी क्राइम कितना भी प्लान्ड क्यों न हो, सच पूरी तरह छुपाना आसान नहीं होता। टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और लगातार इन्वेस्टिगेशन आखिरकार उन कहानियों के पीछे छिपे सच को बाहर ले ही आती है, जिन्हें अपराधी हमेशा के लिए मिटा हुआ समझते हैं। तिमारपुर के उस फ्लैट में भी यही हुआ। आग ने बहुत कुछ जलाया, लेकिन सच को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकी। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर जिंदगी फिर सामान्य हो गई। न्यूज चैनल्स ने नए केसेस दिखाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड्स आ गए, लेकिन एक कमरे की दीवारों पर पड़े धुएं के निशान शायद हमेशा इस बात की गवाही देते रहेंगे कि भरोसा टूटने के बाद इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो शायद आने वाले समय में प्रशासनिक अधिकारी बनकर लोगों की जिंदगी बदलने का सपना देख रहा था। उसकी अपनी जिंदगी ही एक क्राइम स्टोरी बन गई, और शायद इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही था कि रामकेश को अपनी मौत से पहले ये एहसास भी नहीं हुआ होगा कि जिस इंसान के साथ वो अपना भविष्य देख रहा है, वही इंसान उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखने वाला है। रात के आखिरी पहर में दिल्ली फिर शांत हो जाती है। लाइब्रेरियों की लाइटें बुझ जाती हैं। छोटे छोटे कमरों में लाखों छात्र अपने सपनों के साथ सो जाते हैं। लेकिन तिमारपुर के उस फ्लैट की कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है कि हर मुस्कुराता रिश्ता सुरक्षित नहीं होता और हर हादसा सच में हादसा नहीं होता। अगर आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरी डरावनी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस केस के बारे में आपकी क्या राय है। ऐसी ही रहस्यमयी, खौफनाक और सच्ची क्राइम स्टोरीज देखने के लिए अभी अनसुलझे राज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक ऐसा सच जिसे जानकर रूह कांप उठे।